गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का केंद्रीय बजट की समीक्षा के इस छठे सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले के 5 सत्रों में बजट के विभिन्न पहलू पर अपने विचार आपके सामने पेश कर चुका हूं। पहले सत्र में मैंने बजट के आंकड़े आपको दिए और कुछ अपनी टिप्पणी दी जो सामान्य प्रकृति की थी, विस्तृत नहीं थी। दूसरे सत्र में मैंने भारतीय रेलवे, जो हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, के बारे में अपने विचार रखे कि उसको कितना बजट दिया गया है, उसका क्या महत्व है। तीसरे सत्र में मैंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर अपने विचार रखे कि बजट उसके लिए क्या कह रहा है, क्या दे रहा है और उसका क्या महत्व है। चौथे सत्र में मैंने शहरी विकास के ऊपर बात की, क्योंकि शहर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए बजट क्या दे रहा है। और पिछले एपिसोड में यानी 5वें सत्र में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सबके दिमाग में घूमता रहता है, खास करके नवयुवक वर्ग के दिमाग में, वो है बेरोजगारी और उससे पैदा होने वाली गरीबी और आर्थिक विषमता। इस पर हमने डिटेल में आपसे चर्चा किया कि इसके क्या कारक हैं, क्या इसका सोल्यूशन है, बजट इसके लिए क्या कर रहा है और क्या किया जाना चाहिए। अब आज का जो सत्र है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। इसके अंदर दोस्तों, इस बजट की एक खासियत है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट दिया है वो काफ़ी बढ़ा के दिया है। शायद आपको मालूम होगा कि 2016 में मात्र 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें रोड आती है, रेलवे आता है, पावर सेक्टर आता है, तमाम इस तरह के जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा आता है इसके अंदर। पिछले साल ये बजट बढ़ के 7.5 लाख करोड़ हो गया था और इस साल ये 10 लाख करोड़ हो गया है। यानी अगर आप देखें तो पिछले 6 साल के अंदर इसमें 4 गुना इसको कर दिया गया है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये बढ़ा हुआ जो बजट है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक आधार मिलेगा तेजी से आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स को ग्रो करना है, तो अच्छी रेल सर्विस का होना जरूरी है, रोड सर्विस का होना जरूरी है, पावर का मिलना जरूरी है। इस तरह के जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका होना बहुत जरूरी है। मेरा यह मानना है कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होना चाहिए। खैर, उस पर हमने कल के पहले वाले एपिसोड में चर्चा की थी कि वो उतना मजबूत नहीं किया गया है, लेकिन जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए काफ़ी पैसा इस बजट में दिया गया है। तो मैं आज इस विषय पे डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले कि मैं डिटेल चर्चा करूं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, हर बार मैं करता हूं, कि इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनके कमेंट्स भी हमको मिलें और हमको उससे लाभ हो सके, हम अच्छा वीडियो बना पाएँ आपके लिए। और एक और निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आता है तो आपका नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाए। दोस्तों, ये जो चैनल है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो जो भी आपसे चर्चा करते हैं, जिस विषय पे भी हम वीडियो लाते हैं, हम डीप में जाते हैं, गहरे में जा करके आपको समझाते हैं। हम आंकड़ों के जाल में आपको नहीं फंसाना चाहते हैं, जो ज़्यादातर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको उसके रूट्स में ले जाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वीडियो का एक अलग महत्व है। तो इसलिए मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप इसे लाइक और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब आइए हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है वो 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कर दिया गया, 4 गुना। लेकिन एक साथ में और भी चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, जो पहले एपिसोड में मैंने आपसे बोला था कि इस बजट में जो फंडिंग की गई है, जो पैसा आ रहा है इस बजट को फंड करने के लिए, उसमें जो
लोन का अमाउंट है वो 32% है, यानी 32% का गैप है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में, जो हमको खर्च करना है और जो हमारी इनकम है। अब एक्सपेंडिचर साइड में अगर आप आते हैं तो मैंने ये भी आपसे शेयर किया था कि उसका 20% यानी 1/5 हिस्सा केवल ब्याज में जा रहा है, सर्विसिंग में भी जा रहा होगा और ब्याज में जा रहा है। यानी अभी हमारा जो पूरा का पूरा देश है, जो इसका बजट है, एक तरह से लोन पे चल रहा है। काफी बड़ा लोन हमारे पास है जिसको हम सर्विस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा छोटा सा उदाहरण दूंगा, तब उसके बाद हम बजट के ऊपर जाएंगे। मान लीजिए आप छोटे उद्यमी हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्केट सर्वे करेंगे, पता करेंगे भाई क्या डिमांड है, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर आप उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जब क्रिएट करना चाहेंगे तो बैंक से लोन लेंगे या कहीं से भी लोन लेंगे, और लोन लेकर के कुछ अपना लगाएंगे, कुछ लोन लेंगे। फिर हो सकता है कि आप ज़मीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मशीन ला के उस पर बैठाएंगे और भी एसेट खरीदेंगे, तब जाके प्रोडक्शन प्रोसेस आप चालू कर सकते हो। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो मार्केट में डिमांड नहीं जनरेट हुई उसकी, जो आपने सोचा था कि 100 यूनिट बेचेंगे, 50 ही बेच पा रहे हो। इसका मतलब कि आपकी जो मशीन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो मुश्किल से 50% भी नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग आपने बना रखी है उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लैंड का तो सवाल ही नहीं उठता है जब ये नहीं होगा। बाकी एसेट भी आपके अनयूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं, मैन पावर के, आपके जो मैनेजरियल जो कैडर है, उसका खर्चा आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। लेबर का भी कुछ हद तक फिक्स कास्ट आपकी रहेगी। तो सब मिला जुला के आप लॉस में चले जाओगे। और अगर आप लॉस में चले जाओगे तो जो भी आप लोन लिया है उसको आप रिपे नहीं कर सकते, उसको सर्विस नहीं कर सकते, तो आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एसेट अगर आप बना रहे हो बिजनेस के लिए अपने, चाहे मशीन खरीदें, चाहे बिल्डिंग खरीदें, चाहे जो खरीदें, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट डिमांड का होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आइए देश के ऊपर हम लागू कर दें अपने बजट के कॉन्टेक्स्ट में। चूंकि हमारे जो खर्चे हैं उसमें से 20% हम ब्याज पे दे रहे हैं और फंडिंग के लिए 1/3 लोन ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो असेट हम बना रहे हैं या जो पीछे बनाए हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउटफुल है, वो उस हिसाब से हमको नहीं लौटा पा रही है जिस हिसाब से हमने सोचा था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मैं कल आजमगढ़ से लौटा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, और उसके एक दिन पहले मैं गया था वहाँ पर। तो जाते समय भी मैंने देखा कि हमारे आगे 2-3 गाड़ी से ज़्यादा नहीं दिख रही थी, और लौटते समय भी लगभग हाल वही था, जबकि हम ऐसे टाइम में जा रहे थे जिस समय ट्रैफिक वहाँ पे होना चाहिए। अब जो ये एक्सप्रेसवे बना है इसमें जो भी कैपिटल कास्ट आई है उसमें लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब उस लोन को लौटाना और ब्याज को देना तभी संभव होगा जब ये एक्सप्रेसवे कमाएगा। और ये एक्सप्रेसवे कैसे कमाएगा कि एंट्री पे और एग्जिट पे टोल टैक्स लिया जा रहा है, टोल प्लाजा बना है, और अगर टोल का जो कलेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो टोल के एम्प्लॉय उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे आप, बाकी मेंटेनेंस रोड का नहीं कर पाएंगे आप इसका, और इसके बाद जो लोन लिया उसको लौटा भी नहीं पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने सोचा है कि भाई आपने 1000 करोड़, मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल क्या होगा वो उसमें नहीं जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है इस तरह का, 1000 करोड़ उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने लगाया, 800 करोड़ का लोन लिया। अब 800 करोड़ के लोन को आपको सर्विस करना है, और आपने जब उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई तो आपने ये करीब मान लीजिए 20 साल का है आपने या 25 साल का आपने एक लोन पीरियड आपका है लौटाने का, सर्विसिंग का, तो आपको 20 साल का एक एस्टिमेट आपने बनाया होगा कि भाई ये हमारा टोल से इनकम आएगी और ये हमारे एक्सपेंडिचर पैटर्न है, और दोनों का जो नेट होगा हमको बचना चाहिए कुछ, ताकि हम कम से कम लोन सर्विस कर सकें और थोड़ा बहुत हमारे पास नेट बच जाए। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मान लीजिए कि इस साल आपने 10 करोड़ का टोल कलेक्ट किया, अगले साल 12 करोड़, फिर 15 करोड़, ऐसे करते करते 20वें 25वें साल में जा करके आप 100 करोड़ का मान लीजिए कि टोल कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें कि ये जानना चाहें कि जो इस 20 साल के दौरान टोल आपको मिले हैं उसका आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है,
तो आपको सारे वैल्यू अलग अलग ले करके एक डिस्काउंट रेट लगाकर, जैसे जो भी इंटरेस्ट रेट आप 10% 12% ले लीजिए और उसमें कैलकुलेट करके उसको आज के रेट में डिस्काउंट करके ले आइए। और मान लीजिए कि वो टोटल आता है आपका, मान लीजिए कि 900 करोड़। तो 900 करोड़ वैल्यू हुई आपके टोल जो आपने कलेक्ट किया उसकी। इसी तरीके से जो भी खर्चे आप इन 20 सालों में कर रहे हैं, चाहे मैन पावर हो, चाहे रिपेमेंट ऑफ लोन हो, जो भी आप कर रहे हैं, उसको अगर आप डिस्काउंट करें, खास करके जितने भी नॉन कैश जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं इसमें लिए जाते हैं, डिप्रिसिएशन इसमें नहीं लिया जाता है, तो उसको अगर आप डिस्काउंट करते चले जाएं और मान लीजिए उसकी वैल्यू आती है 800 करोड़, इसका मतलब कि खर्चे आपके 800 करोड़ हुए और इनकम आपकी 900 करोड़ हुई, तो 100 करोड़ का गैप है। इसका मतलब जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट मीन्स इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 करोड़ है। इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल है और वो 10% पर ये कैलकुलेशन हुआ या 12% जो भी है। तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा या जो इसका कैपिटल जो आपने लगाया इस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। वो इसका मतलब 10% से ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न उसको बोलते हैं जिस पर कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो। तो ये निश्चित रूप से 12, 13, 14% हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी वजह से ये टोल आपको नहीं मिला, व्हीकल की संख्या नहीं बढ़ी या जो भी हुआ, और ये जो 900 करोड़ आपने कैलकुलेट किया था इसकी जगह पे ये 500 करोड़ आ गया। और मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट आपका जो आपने प्रोजेक्ट किया था उससे 3 साल डिले हो गया, तो 3 साल डिले हो गया तो इसमें प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ गई, इस्केलेशन बढ़ गया आपका। और अगर इस्केलेशन बढ़ गया तो खर्चे आपके बढ़ गए, फिर उसको भी डिस्काउंट करेंगे तो आज की डेट में हो सके 1000 करोड़ हो जाए, तो खर्चा आपका 1000 करोड़ हो गया और टोल चूंकि आपके नहीं आए उस हिसाब से तो 500 रह गया, तो 500 करोड़ का माइनस हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब कि आप इस प्रोजेक्ट में जो लोन लिए हैं उसको सर्विस नहीं कर पाएंगे और आपकी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खराब होगा। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देश के लेवल पे कंसीडर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बजट के अंदर दिखेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इवोल्यूशन स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोजेक्ट के को मॉनिटर करती है। वो 1500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग करती है जिनकी प्रोजेक्ट कास्ट 150 करोड़ से ज़्यादा है। अब उसकी रिपोर्ट यह बताती है कि करीब 380 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें कास्ट ओवररन हुआ, उसका जो कास्ट ओवररन हुआ करीब 20% से ज़्यादा हुआ। टोटल प्रोजेक्ट कास्ट थी मान लीजिए 21 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा ज़्यादा, और एक्चुअल जो आया वो 25 लाख करोड़ हुआ। तो 4.5 लाख करोड़ का एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर हुआ, यानी जो आप एस्टिमेट बनाए थे उससे इतना ज़्यादा खर्च हुआ। तो ऑब्वियसली आपके कैश फ्लो में दिखेगा, आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू पे असर आएगा इसके ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि 10 लाख करोड़ बजट में देना एक बात हुई, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को देना एक दूसरी बात हुई, ताकि वो लोग भी खर्चा कर सकें। और इस में जो प्रोजेक्ट आपने बनाने हैं उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, समय से उनको डिलीवर करना, न्यूनतम कास्ट में उनको डिलीवर करना, सही एजेंसी का चयन करके उनसे उसको एग्जीक्यूट कराना, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब तक ये सारे एंगल पर आप नज़र नहीं रखेंगे तब तक इन प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डाउटफुल होगी, वो ख़राब हो सकती है। और अगर वो ख़राब होगी तो हो सकता है कि जो ये आज 32% आप लोन ले रहे हो कल को बढ़ के 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो 20% दे रहे हैं ये बढ़ के 21, 22, 25, 26 तक हो सकता है। फिर होगा ये कि आप लोन ही लौटाते रह जाओगे और जो अन्य सेक्टर में पैसा आपको चाहिए वो आप नहीं दे पाओगे। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये इस बात को मैं लेके काफ़ी प्रसन्न हूँ कि इस सरकार ने 10 लाख करोड़ का प्रोविजन तो किया है, लेकिन क्या इस सरकार ने नेसेसरी सिस्टम्स जो डेवलप होने चाहिए इस 10 लाख करोड़ को इन्वेस्ट करके और रिजल्ट लेने के जो आउटकम है इसका उसको बेहतर करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी करने की ज़रूरत है। अगर वो इस चीज़ को करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं या आप किसी PSU में काम कर रहे हैं
या आप प्राइवेट कंसल्टेंट हैं या कुछ भी हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, अगर आपको ये कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि प्रोजेक्ट का प्रॉपर इवोल्यूशन कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकें, प्रॉपर तरीके से एजेंसी को सिलेक्ट कर सकें और उसको डिलीवर कर सकें, उसकी इनकम को बढ़ाने का उपाय चुन सकें, तो ये जो कैपिटल आपने लगाया है इसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। और अगर इसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा तो आपके बजट में और छेद होगा बड़ा सा जो है। तो आप लोन लेते जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, इकोनॉमी नीचे चलती चली जाएगी, डेफिसिट बढ़ती चली जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस पार्ट जो उसका है, ऑपरेशन पार्ट जो उसका है, उसके अंदर एक बैलेंस बना के रखा जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित रूप से ये बजट हमारी अर्थव्यवस्था को जरूर गति देगा, अन्यथा एक हमारे ऊपर बोझ बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो अपने विचार हैं उनको मैं समाप्त करना चाहूँगा। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगला एपिसोड हमारा अंतिम एपिसोड होगा, उसका टाइटल होगा उद्योग जगत। यानी ये जो बजट आया है 2023 का, वो उद्योग जगत के लिए कैसा है, कैसा वो सपोर्ट उनको दे रहा है। हालांकि मैंने पहले एपिसोड में ये कमेंट दे दिया था मैंने कि ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा कैसे हो सकता है, क्या उसके लिए करने की ज़रूरत है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में, और वो हमारा अंतिम एपिसोड होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे जो वीडियोस पिछले आए हैं उनको देखा है, सराहा है। मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले जो 5 एपिसोड हैं, वो ज़रूर उनको देख लें, और हो सकता है 1 नहीं 2 दफ़े देखिए, तो आपको जो सेंट्रल बजट आया है इस साल का, उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, पूरी अवेयरनेस हो जाएगी। मैं ये बजट ये वीडियो बनाया हूँ, ये एक्सपर्ट के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं एक आम जनता के अवेयरनेस के लिए बनाया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आएगी और आप एक अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे, उसके अनुसार अपना भी एक्शन लेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो तक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट करिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।